विकास रंजन सर का नाम आपने टॉपर्स की जुबान से कई बार सुना होगा। विकास रंजन सर विकास रंजन सर विकास रंजन point of विकास रंजन सर की विकास रंजन सर की विकास सर From Vikas Ranjan, to Vikas Ranjan sir for giving me direction. उनकी सोशियोलॉजी गाइडेंस ने अनेक यूपीएससी एस्पिरेंट्स के सपनों को हकीकत में बदला है। अभी तक चाहे बात हो ऑफलाइन क्लासेज की या प्री रिकॉर्डेड सेशंस की, उन्होंने हर फॉर्मेट में एक्सेलेंस डिलीवर किया है और इसी वजह से कई टॉपर्स उनके स्टूडेंट्स रहे हैं। लेकिन अब वक्त है एक नए चैप्टर का। स्टूडेंट्स की लगातार डिमांड को ध्यान में रखते हुए ट्रायम्फ आईएएस लेकर आ रहा है सीएसई 2026 और 2027 के लिए एक्सक्लूसिव बैच। ये बैच होगा 1-on-1 मेंटरशिप के साथ। यहाँ मिलेगा आपको डेली रियल टाइम इंटरेक्शन, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी और विकास से डायरेक्ट मेंटरशिप। चाहे आप फ्रेशर हो या एक्सपीरियंस्ड एस्पिरेंट, ये बैच आपकी प्रिपरेशन में एक नई जान डाल सकता है और एक सच्चा गेम चेंजर हो सकता है। ज्यादा जानकारी के लिए तुरंत विजिट करें ट्रायम्फ आईएएस वेबसाइट और नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें। डोंट वेट नाउ, लेट अस मेक यू अ सक्सेसफुल सिविल सर्वेंट। हेलो एवरीवन, मेरा नाम शोभिका पाठक है और मैंने यूपीएससी 2024 में AIR 37 हासिल की है। आज मैं DKT दिल्ली नॉलेज ट्रैक के माध्यम से सभी एस्पिरेंट्स को मेरी जर्नी के बारे में बताना चाहती हूँ। DKT के वीडियोस मैंने भी अपनी प्रिपरेशन के दौरान काफ़ी देखे थे और मैं काफ़ी मोटिवेट होती थी अलग अलग टॉपर्स की स्ट्रैटेजी से। तो मैं आज बहुत ग्रेटफुल हूँ दैट DKT की पूरी टीम ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी है कि मैं बाकी लोगों को भी किसी तरीके से हेल्प कर सकूं और अगर उन्हें मेरी जर्नी से कुछ भी गाइडेंस मिलती है तो आई विल बी वेरी वेरी थैंकफुल फॉर दैट। आज के फर्स्ट वीडियो में मैं बात करना चाहूंगी अपनी सोशियोलॉजी की स्ट्रैटेजी के बारे में। सो वी विल टॉक अबाउट दिस जर्नी इन डिफरेंट पार्ट्स एंड वील गो इन अ स्पेसिफिक टाइमलाइन कि जब आप ऑप्शनल को चूज करते हैं तो आप वो क्यों चूज करते हैं, फिर आप कैसे नेविगेट करते हैं उस ऑप्शनल को, और फाइनली आप उस ऑप्शनल को पढ़ते कैसे हैं अपने एग्जाम के लिए और कैसे प्रेजेंट करते हैं अपने आंसर्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टिंग में हमें ये डिसाइड करना होता है व्हेन वी स्टार्ट टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी कि ऑप्शनल क्या लें। बहुत कॉमन सेंसिकल एक अप्रोच हो सकता है कि जिसमें आपने अपनी अंडर ग्रेजुएशन की है आप वो सब्जेक्ट लें, बट अगर आप उस सब्जेक्ट में कॉन्फिडेंट नहीं हैं then it is better that you look at the list of other optional subjects जो कि यूपीएससी ने प्रोवाइड किए हुए हैं अपनी वेबसाइट पे। मैंने बीटेक की है, आई एम एन इंजीनियर बाय एजुकेशन, सो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाज आल्सो एन ऑप्शनल सब्जेक्ट इन यूपीएससी। हाउएवर मुझे ऐसा लगा कि अगर मुझे ऑप्शनल पढ़ना ही है एंड इट हैज 500 मार्क्स वर्थ ऑफ वेटेज इन मेंस एग्जाम, तो मुझे कोई ऐसा सब्जेक्ट लेना चाहिए जिसको जब मैं पढ़ूं तो मेरे बाकी के पेपर्स में भी मुझे हेल्प हो। इट शुड हेल्प मी इन माय एसे, इट शुड हेल्प मी इन अदर जीएस पेपर्स, इट शुड हेल्प मी इन एथिक्स इफ पॉसिबल। उस माइंडसेट के तहत मैंने बाकी सारे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स भी एक्सप्लोर किए एंड उसमें से मैंने नैरो डाउन किया सोशियोलॉजी पे एंड साइकोलॉजी पे। मुझे ऐसा लगा कि ये दो सब्जेक्ट्स हैं जो मैं पढ़ना इंटरेस्ट से चाहूंगी और ये मुझे बाकी सब्जेक्ट्स में भी हेल्प करेंगे। वंस यू डिसाइड कि आप सोशियोलॉजी ऑप्शनल लेंगे, देन द नेक्स्ट स्टेप शुड बी कि आप उसका पूरा सिलेबस पढ़िए। पूरा सिलेबस आप जब तक नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको ऑप्शनल एक माउंटेन की तरह लगेगा जिसको आपको क्लाइंब करना है एंड ओवरवेलमिंग सा एक्सपीरियंस होता है एक नया ऑप्शनल शुरू करना, स्पेशली जब आपने उसमें अंडर ग्रेजुएशन नहीं किया है। सो आपका स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए कि आप उसके सिलेबस का प्रिंट आउट लें या फिर उसको अपने हाथ से लिखें और उसको हर रोज पढ़ते रहें ताकि आपको पता रहे कि आपको पढ़ना क्या है एग्जैक्टली। नाउ द थर्ड स्टेप इज, अगर आपके पास रिसोर्सेज हैं, कोई गाइडेंस है, देन यू कैन प्रिपेयर ऑन योर ओन। अगर आपने उस सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन की है तो और भी बेटर है, आपको सोशियोलॉजी की वैसे कोई फॉर्मल गाइडेंस लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट फॉर समवन लाइक मी जिसने बीटेक किया है एंड कम्प्लीटली एक ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट की तरफ मैंने अपना चेंज किया था फोकस ऑप्शनल का, तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे एक फॉर्मल गाइडेंस ले लेनी चाहिए। अब इसमें ये बात हमें डिसाइड करनी चाहिए कि हम क्या पूरे फाउंडेशन कोर्स की तरफ जाएंगे जो कि जनरली काफ़ी रिसोर्स कंज्यूमिंग एंड एक्सपेंसिव भी होता है, या फिर हम थोड़ी बहुत पढ़ाई खुद कर लेंगे एंड बाकी के टेस्ट सीरीज और मे बी सम क्रैश कोर्स के लिए हम एनरोल करेंगे। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं सेकेंड कैटेगरी को प्रेफर करूंगी क्योंकि पर्सनली मेरा स्टाइल ऑफ स्टडिंग ये है कि मैं जब तक किसी चीज को खुद नहीं पढ़ती, खुद नहीं समझती, तब तक मैं उतना कॉन्फिडेंट नहीं फील करती हूँ। तो मैंने अपनी बेस अंडरस्टैंडिंग खुद से की थी एंड उसके बाद मैंने इन्वेस्ट किया था कुछ
सेलेक्ट प्रोग्राम्स में by way of test series and crash courses. Now base material जो मैं कह रही हूँ वो मैंने कैसे प्रिपेयर किया. We should understand that UPSC एक गवर्नमेंट का एग्जाम है and you will be joining the government of India. So जो गवर्नमेंट के पब्लिकेशंस हैं वो हमारा एक फर्स्ट स्टॉप रेफरेंस मटेरियल बनने चाहिए. इसीलिए मैंने अपना एक इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए और एक जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए स्टार्ट किया 11th और 12th की एनसीईआरटी से, जो कि सोशियोलॉजी की है. उससे मुझे पता चला कि जो स्कूल्स में बच्चे पढ़ रहे हैं सोशियोलॉजी एज एन इंट्रोडक्शन टू द डिसिप्लिन वो क्या है. उससे मेरी एक बेस अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई. दैट I followed by the IGNOU material. IGNOU material अगर आप अपना अंडर ग्रेजुएशन करते हैं सोशियोलॉजी में, then more often than not आप IGNOU material से ही पढ़ाई करते हैं. तो उसमें बहुत सिंपल सरल भाषा में लिखा हुआ है सोशियोलॉजी के हर टॉपिक के बारे में. So you see the syllabus, whatever topic is there in your syllabus, आप उसका IGNOU का रेफरेंस मटेरियल लीजिए और उसमें से नोट्स प्रिपेयर कीजिए. ये मेरी बेस अंडरस्टैंडिंग थी एनसीईआरटीज प्लस IGNOU मटेरियल. इसके बाद आता है वैल्यू एडिशन. नाउ वैल्यू एडिशन मैंने कैसे किया. वी आर लिविंग इन द एज ऑफ सोशल मीडिया जहां पे इतने ओपन सोर्सेज अवेलेबल हैं. सो रादर देन पुटिंग ऑल माय मनी इन डिफरेंट कोचिंग्स एंड गेटिंग कंफ्यूज्ड कि मुझे इनकी गाइडेंस फॉलो करनी चाहिए या उनकी करनी चाहिए, एक फ्री यूपीएससी मटेरियल्स करके वेबसाइट है. उस पे बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं सब्जेक्ट वाइज. उन्होंने काफी अच्छे से क्लासिफाई किया हुआ है. तो वो जब मैंने देखा उसमें तुषारांशु सर के सोशियोलॉजी के नोट्स मुझे मिले फॉर बोथ पेपर 1 एंड पेपर 2. मैंने उसे डाउनलोड किया और मैंने जहां जहां मुझे लगता था कि मेरा एनसीईआरटी प्लस IGNOU मटेरियल में कंटेंट कम है या फिर मेरे को उससे थोड़ी ज्यादा इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है, मैंने उसमें अपना वैल्यू एडिशन किया तुषारांशु सर के नोट से. उसी वेबसाइट से मुझे विजन के टेस्ट सीरीज के सिनॉप्सिस मिले स्पेसिफिकली फॉर सोशियोलॉजी फॉर अ लॉट ऑफ इयर्स. सो इन फैक्ट आई रिमेंबर ये एक्सरसाइज मैंने 2019 में शुरू की थी एंड फॉर 2015 ऑनवर्ड्स मुझे काफी टेस्ट सीरीज के सोशियोलॉजी के जो भी उस साल के मेंस होते होंगे उसके टेस्ट सीरीज के सिनॉप्सिस का पीडीएफ उसी वेबसाइट पे मिला. तो मैंने उनको डाउनलोड किया और उसके क्वेश्चंस के आंसर्स में देखती थी कि इफ अगर मैं किसी टेस्ट सीरीज में एनरोल करूंगी और मेरे से कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसका आंसर क्या होता है, हाउ आर वी सपोज टू राइट एन आंसर फॉर अ टॉपिक फॉर द फाइनल एग्जाम. तो वहां से भी मैंने वैल्यू ऐड किया. एंड माय थर्ड वैल्यू एडिशन वाज अ बुक व्हिच इज नोन बाय ऑल द सोशियोलॉजी एस्पिरेंट्स, नितिन सांगवान सर की एसेंशियल सोशियोलॉजी. इस बुक को हर एस्पिरेंट पढ़ता है. तो नाउ वी आर इन 2025 एंड वी मस्ट अंडरस्टैंड कि अगर हर कोई ये बुक पढ़ रहा है तो आप केवल इसी बुक को नहीं कोट कर सकते, विच इज वाई हैविंग वैल्यू एडिशन फ्रॉम अदर सोर्सेज इज इंपॉर्टेंट. इस बुक में से मैं किस चीज पे ज्यादा फोकस करती थी, अ लॉट ऑफ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन इस बुक में दिए हुए हैं. फॉर इंस्टेंस मेरे दिमाग में अभी आ रहा है मर्टन्स थ्योरी ऑफ डिविएंस इन पेपर 1, तो उसका एक बहुत अच्छा डायग्राम बना हुआ है इस बुक में. सिमिलरली संस्कृताइजेशन एंड वेस्टर्नाइजेशन का अगर लिंक या फिर सोशियोलॉजी एंड कॉमन सेंस में क्या डिफरेंस है. सो अ लॉट ऑफ टाइम्स नितिन सांगवान की जो एसेंशियल सोशियोलॉजी की बुक है, वी फील टेम्प्टेड कि वन स्टॉप सोर्स हमें मिल गया है फॉर बोथ पेपर 1 एंड पेपर 2 एंड उसी से लोग काफी आंसर्स अपने लिखते हैं, उसी से प्रिपेयर करते हैं. हाउएवर वी मस्ट नो कि आवर आंसर्स शुड स्टैंड आउट and they should also reflect our understanding of the subject. Optional के सब्जेक्ट में यूपीएससी हमसे ये एक्सपेक्ट करता है कि हमें सेम लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग हो जितना कि एक ऐसे कैंडिडेट को है जिसने उसमें अपना ग्रेजुएशन किया है, which is why relying completely on one book which is not giving too much content will not be helpful. आप प्लीज IGNOU मटेरियल को एंड बाकी सारे सोर्सेज को एनसीईआरटीज को भी पढ़िए ताकि आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बढ़ेगी उसमें. नाउ आफ्टर दिस माय रेफरेंस मटेरियल वाज प्रिपेयर्ड. मैंने अपने एनसीईआरटीज IGNOU प्लस वैल्यू एड जो मेरे कंटेंट थे फ्रॉम डिफरेंट टॉपर्स एंड टेस्ट सीरीज, उसका एक कंसोलिडेटेड मटेरियल प्रिपेयर कर लिया था. अनदर थिंग व्हिच आई डिड डिफरेंटली वाज, अगर हम सोशियोलॉजी का सिलेबस देखते हैं, so paper 1 and paper 2 के 60% of the topics are under the same heading. Religion and society is there in paper 1. Religion and society in India is in paper 2. Mostly the paper 1 में आपके thinkers होंगे, theories होंगी, and paper 2 में आपका application of that in Indian setting, in Indian society होता है. So I prepared my integrated notes. मैंने religion and society के paper 1 and paper 2 के एक ही जगह notes बनाए.
ताकि जब मैं पेपर 1 का कोई आंसर लिखूं तो शायद मैं पेपर 2 के किसी एग्जाम्पल को कोट कर पाऊं। मे बी सम विलेज स्टडी बाय एन इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, मैं उस थिंकर का नाम शायद ना लिखूं, लेकिन मैं उस एग्जाम्पल को तो पक्का कोट करती थी। इससे मेरे पेपर 1 एंड पेपर 2 का रिविजन भी इंटीग्रेटेड हो जाता था, एंड इवन द पर्सन हु वुड चेक माय आंसर कॉपी वुड आल्सो फील दैट आई एम नॉट प्रिपेयरिंग इन साइलोज। मैंने एक इंटीग्रेटेड अप्रोच रखा है, विच इज ऑलवेज बेटर। इट शोज कि आप अवेयर हैं इस टॉपिक के बारे में, एंड आप केवल पेपर 1 में स्ट्रिक्टली फ्रॉम थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू नहीं अटेम्प्ट कर रहे हैं। सो दिस इज समथिंग दैट यू कैन डू। सेम टॉपिक्स हैं, फैमिली एंड सोसाइटी, रिलीजन एंड सोसाइटी, पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी। इसको एक जगह प्रिपेयर करिए ताकि आप अच्छे से रिवाइज कर पाएं और उसको स्मार्टली यूज कर पाएं, चाहे आपको पेपर 1 में करना हो या पेपर 2 में करना हो। पेपर 2 इंडियन सोसाइटी के ऊपर है, लेकिन उसमें नोबडी कैन स्टॉप अस फ्रॉम कोटिंग मैक्स वेबर की थ्योरी या फिर फ्रॉम कोटिंग कार्ल मार्क्स की थ्योरी। ऑफ कोर्स एक इंडियन सोशियोलॉजिस्ट को हमें जब व्हेन इट इज स्पेसिफिकली आस्क्ड वी मस्ट मेंशन, बट अगर हम एक इंटीग्रेटेड अप्रोच रखते हैं, आई फील इट इज सर्टेनली बेटर। नाउ आफ्टर दिस वन मस्ट मूव ऑन टू द प्रैक्टिस स्टेज। आपने पहले ऑप्शनल डिसाइड किया, फिर आपने उस ऑप्शनल को प्रिपेयर किया। नाउ थर्डली यू हैव टू सिमुलेट योरसेल्फ एंड सी कि यूपीएससी के लिए आपको बस पढ़ना ही नहीं था, आपको अपने आंसर्स को लिखना भी है एंड प्रेजेंट भी करना है। इसका सबसे आसान तरीका, विच आई फील विदाउट स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी, आप कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से। सो आजकल मार्केट में एंड इवन ऑनलाइन सारे आपको टॉपिक वाइज भी सेग्रीगेटेड मिल जाएंगे, एंड अगर आपको ईयर वाइज भी चाहिए तो पीवाईक्यूज के सोशियोलॉजी सब्जेक्ट की ऑप्शनल की लिस्ट मिल जाती है आपको। सो आप अगर कोई टॉपिक रिवाइज कर रहे हैं तो आप उसकी पीवाईक्यूज देखिए एंड स्टार्ट राइटिंग आंसर्स। ये एक्सरसाइज आपको आइडियली जब आप प्रीलिम्स प्रिपेयर करना शुरू करते हैं उससे पहले खत्म करनी चाहिए। सो लेट्स से अगर आप अभी से ऑप्शनल स्टार्ट करें, सो यू हैव टाइम फ्रॉम जून till October to prepare this base material. Then from October, November, December, 3 months you should revise and complete one cycle of answer writing of your PYQs. अगर आपको लग रहा है कि आप PYQs में confident हैं, then of course आप एक टेस्ट सीरीज में भी enroll कर सकते हैं, जिससे आप एक timed manner में, एक टाइम टेबल के हिसाब सिमुलेट करके आंसर राइटिंग करेंगे। लेकिन अगर आपके पास उतने रिसोर्सेज नहीं है एंड आपको एक्चुअली टेस्ट करना है कि यूपीएससी क्या इंपॉर्टेंट कंसिडर करता है हर टॉपिक को, तो आप पीवाईक्यूज उठाइए और उसको 3 महीने तक ओवर द आई थिंक लास्ट 10 इयर्स के, अगर आप 2013 या 14 ऑनवर्ड्स टिल 2024 भी अगर कंप्लीट कर देंगे, दैट इज मोर देन इनफ। इफ यू हैव रिटन आंसर्स एंड इफ यू हैव सम मेंटर, या फिर आप खुद सैंपल आंसर्स से अगर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अपने आंसर्स को देखेंगे, आपको एक डिफरेंस खुद नजर आएगा। सो ये एक्सरसाइज आप दिसंबर तक कंप्लीट कर लीजिए, बिकॉज इफ यू आर स्टार्टिंग एज अ फ्रेशर या फिर इवन अदरवाइज द नेचर ऑफ द एग्जाम इज सच कि प्रीलिम्स को हम टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते हैं। सो जनरली एस्पिरेंट्स जनवरी या फरवरी ऑनवर्ड्स प्रीलिम्स पे पूरा फोकस चेंज कर देते हैं, इसलिए दिसंबर या जनवरी तक आप आंसर राइटिंग कंप्लीट कर लीजिए अपने सोशियोलॉजी की। दिस विल हेल्प यू जब आप अपने प्रीलिम्स दे करके तुरंत मेंस पढ़ना शुरू करेंगे तो आपके लिए एकदम अननोन टेरिटरी नहीं होगी। आपको ऑलरेडी पता होगा कि आपको ऑप्शनल आता है, आपको कितना ऑप्शनल आता है, आपके वीक एरियाज क्या हैं, आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज क्या हैं। उससे आप थोड़ा सेल्फ अवेयर भी होंगे और आप अकॉर्डिंगली अपनी स्ट्रैटेजी को फाइन ट्यून कर सकते हैं आफ्टर प्रीलिम्स, क्योंकि प्रीलिम्स और मेंस के बीच में ज्यादा टाइम नहीं मिलता है। तो दिस विल गिव यू अ कंपैरेटिव एडवांटेज एज कंपेयर टू अदर कैंडिडेट्स जिन्होंने शायद अपना ऑप्शनल नहीं कंप्लीट किया है। नाउ द फाइनल स्टेज इज अप्रोचिंग द एग्जाम। आप एग्जाम की तरफ जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ता जाता है, तब आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। जो आपने अपना फाउंडेशन मटेरियल, जो बेस मटेरियल बनाया है, ऑब्वियसली वो काफी थिक बन जाएगा as you will finish paper 1 and paper 2. Now 1 week, 1 month, even 1 day before the exam, आप कोई इतना मोटा बंडल नहीं रिवाइज कर पाएंगे। इनफैक्ट अगर आप उस दिन के लिए बचा के रखेंगे तो वो आपको बहुत ज्यादा एंग्जाइटी भी देगा और आपको लगेगा बहुत सारा रिवीजन बाकी है, आपको कुछ नहीं आता। सो एज एंड व्हेन यू आर रिवाइजिंग अ पर्टिकुलर टॉपिक, जब आप अपनी आंसर राइटिंग कर रहे होते हो या प्रीलिम्स और मेंस के बीच में भी जब आप पढ़ना शुरू करते हो, आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो, फर्स्ट रीडिंग, सेकेंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग के बाद आप उसके शॉर्ट नोट्स बनाइए। कोशिश करिए यू कैन नैरो 50 पेजेस इनटू लेट्स से 5 पेजेस, तो उससे आपके क्रिस्प नोट्स बन जाएंगे
which you can use to revise before every test series and before the actual mains exam. This will help you ease out your revision. आपके पास आपका ready reference material होगा which you will just have to flip through. The second thing that we must remember is जो optional के लिए हमें time मिलता है वो 5 दिनों का time होता है. कई बार aspirants GS लिख करके आए होते हैं and they tend to take a break. But हमें याद रखना चाहिए कि ये 5 days में से एक दिन तो आप लैंग्वेज पेपर को देंगे ही. So you just have 4 days. Give 2 days to paper 1 and 2 days to paper 2. Please do not relax a lot. थोड़ा सा break definitely लीजिए, but then change gears and get into the optional mode and do not take it for granted. कई बार लोगों के GS में बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं बट सोशियोलॉजी या ऑप्शनल में कम आते हैं एंड उसका एक ये रीज़न ज़रूर बन जाता है कि हम थोड़े रिलैक्स्ड हो जाते हैं उन 5 दिनों के पीरियड में. सो प्लीज़ डू नॉट मेक दैट मिस्टेक एंड प्रैक्टिस एंड कीप रिवाइजिंग इन दोज 5 days. थर्डली, जो मैंने अभी प्रैक्टिस बोला उसमें आप टेस्ट सीरीज में ज़रूर इन्वेस्ट करिए. आपके पास अगर रिसोर्सेज हैं तो आप 2 टेस्ट सीरीज ले सकते हैं just to have a diversity of questions, या फिर अगर आपके पास नहीं है उतने रिसोर्सेज तो प्लीज एक टेस्ट सीरीज ही लीजिए पर उसमें अपने पूरा फेथ को पुट इन करिए. डोंट देन क्वेश्चन कि मुझे ये भी पढ़ लेना चाहिए वो भी पढ़ लेना चाहिए. आपका बेस मटेरियल आपके पास है, आपको बस सिमुलेट करना है अपने दिमाग को और अपने हाथ को कि आप आंसर्स लिख पा रहे हैं या नहीं एंड उसके बाद वो आपको एक टेस्ट सीरीज से ही इनफ कंटेंट मिल जाएगा. सो प्लीज इन्वेस्ट इन टेस्ट सीरीज. मैंने अपने फर्स्ट मेंस में जिसमें जो 2020 का मेरा रिविजन मेंस था उसमें मैंने शंकर IAS की टेस्ट सीरीज ली थी एंड उससे मुझे बहुत हेल्प हुआ था. रजिता मैम है वहां पे, शी इज अ वेरी गुड सोशियोलॉजी मेंटर. उनके क्लासेस, उनके रिकॉर्डेड लेक्चर्स एंड उनके जो उन्होंने मुझे फीडबैक दिया मैंने बहुत उसको फॉलो करने की कोशिश की एंड मेरे उस साल 277 मार्क्स थे ऑप्शनल में, which I definitely owe to her and the guidance that she gave me. So Shankar IAS की रजिता मैम is a very good source for sociology. For this year's civil services mains, मैंने level up का foundation course enroll किया था. So it was foundation course कम test series. इसमें मुझे ऐसा लगा कि optional का जो मेरा content है वो over the years मैंने बना तो लिया है, but let's say something was missing क्योंकि मैंने कोई foundation batch तो enroll नहीं किया है. I have never taken any formal guidance for sociology. तो एक फाउंडेशन कोर्स से मुझे उन टॉपिक्स का भी कंटेंट और क्लैरिटी मिल जाएगी जो मैंने शायद इग्नोर किए हों. तो निशाद सर लेवल अप में हैं, उन्होंने एक फाउंडेशन कोर्स शुरू किया था जस्ट आफ्टर प्रीलिम्स. मैं उसकी स्टूडेंट थी. उसमें वो हर टॉपिक पढ़ाते थे फ्रॉम यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू कि यूपीएससी ने इस टॉपिक में कितने क्वेश्चंस पूछे हैं ओवर द इयर्स, ये कितना इंपॉर्टेंट है, रेलेवेंट क्या है, आजकल न्यूज में कुछ ऐसा चल रहा है जो इस टॉपिक से हम रिलेट कर सकते हैं, और वो उसी टॉपिक्स का PYQ भी साथ में ही करवा देते थे. तो मैं ऑनलाइन स्टूडेंट थी. आई डिड नॉट गो टू द सेंटर. मैं वहां जाकर क्लासेस अटेंड करती थी फिजिकली. आई यूज्ड टू अटेंड द क्लासेस ऑनलाइन और मैं टेस्ट सीरीज भी ऑनलाइन ही लिखती थी. तो आप इस तरीके से ये 2 सोर्सेज हैं, शंकर IAS एंड लेवल अप. इसको सोशियोलॉजी के लिए मेरे हिसाब से आप यूज कर सकते हैं बेस्ड ऑन योर कन्वीनियंस. नाउ फाइनल स्ट्रैटेजी इज कि ऑन द डे ऑफ द एग्जाम आपको पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है. इसमें 3-4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं. ऑप्शनल में हमें पता है कि हमें कंपलसरी क्वेश्चंस तो करने ही हैं इन सेक्शन A एंड सेक्शन B, लेकिन उसके बाद जो हमें क्वेश्चंस चूज करके करने होते हैं ऑप्शनल क्वेश्चंस, उसमें हमें थोड़ा सा स्मार्ट रहना चाहिए. उन क्वेश्चंस को कैसे चूज किया जाए. You have 3 options. You have to write 3 questions for every part. उसमें से 2 20 मार्क के होते हैं और एक 10 मार्क का होता है. प्लीज आप ऐसे क्वेश्चंस चूज करिए जिसके आपको दोनों 20 मार्कर्स का इनफ कंटेंट पता हो. डोंट गो फॉर क्वेश्चंस जिसमें आपको केवल 10 मार्क का पता है बहुत अच्छे से एंड 20 मार्क्स का नॉट सो अच्छे से पता है, क्योंकि उसमें यू विल लूज आउट. समवन एल्स माइट हैव रिटन अ बेटर आंसर फॉर द सेम क्वेश्चन. सो ऑलवेज गो फॉर क्वेश्चंस जिसमें जो 20 मार्कर्स हैं वो बहुत स्टैटिक पार्ट से आए हैं, जिसका एक स्टैंडर्ड आंसर आप लिख सकते हैं बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग. डोंट गो फॉर क्वेश्चंस जो बहुत डायनेमिक हैं, जो बहुत करंट अफेयर्स ओरिएंटेड हैं. गो फॉर स्टैटिक थिंकर वाले क्वेश्चन या फिर थ्योरी वाले क्वेश्चन. तो इस हिसाब से आप अच्छे क्वेश्चंस चूज करिए, आपका टाइम भी बचेगा, आप पेपर भी अच्छे से कंप्लीट कर पाएंगे. सेकेंड थिंग दैट वी मस्ट रिमेंबर इज कि हमें जो हमारा पेपर है उसको कंप्लीट जरूर करना है. एंड व्हेन आई से कंप्लीट करना है, दैट डजंट मीन कि कुछ भी लिख करके आ जाना है. इट शुड बी नीट,
इट शुड बी लेजिबल, स्पेसिंग रखिए अपने आंसर्स के बीच में, जहां आपको लगे कि आपको डायग्राम बनाने की बहुत जरूरत है केवल वहीं बनाइए। सोशियोलॉजी या फिर कोई भी ऑप्शनल सब्जेक्ट शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विद जीएस। जनरल स्टडीज में ओवर द इयर्स पीपल हैव बीन मेकिंग फ्लो चार्ट्स एंड डायग्राम्स, बट ऑप्शनल के जो करेक्टर्स भी होते हैं वो गवर्नमेंट कॉलेज के प्रोफेसर्स ही होंगे हु आर यूज्ड टू स्टडीइंग अ सब्जेक्ट लाइक सोशियोलॉजी इन अ वेरी थियोरी मैनर। तो आप उसको उसी हिसाब से अप्रोच करिए। जहां आप पैराग्राफ में लिख सकते हैं वहां पैराग्राफ में लिखिए, जहां आपको लग रहा है आपके पास इनफ कंटेंट नहीं है फॉर अ पैराग्राफ वहां पॉइंट फॉर्म में लिखिए, और जहां डायग्राम की जरूरत है केवल वही डायग्राम बनाइए। डोंट मेक इट लुक लाइक अ जीएस आंसर, इट हैज टू बी अ सोशियोलॉजी आंसर। एंड फाइनली जो हम एक चीज काफी इग्नोर करते हैं वो है थिंकर्स। सो जब मैं भी शुरू में स्टार्ट आउट कर रही थी मुझे भी लगता था दैट आई शुड फॉर एवरी आंसर आई शुड हैव अ थिंकर। हाउ कैन अ सोशियोलॉजी आंसर नॉट हैव अ थिंकर? बट प्लीज डू नॉट मेक दिस मिस्टेक। थिंकर्स आर इम्पोर्टेंट, बट आप उसको इतना भी ज्यादा मत लिख दीजिए कि वो आपका आंसर नहीं, वो किसी थिंकर का आंसर लगे। नाउ सोशियोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ सोसाइटी, यू आर अ पार्ट ऑफ दैट सोसाइटी. So any question that is asked in the paper should be your point of view of being a person from the society. You can use your thinkers to back up your answers कि इसने भी ये theory दी है और ये example है जिससे हमें इसकी relevance लगती है. But otherwise they should be your point of view and only use thinkers judiciously. जहाँ पे आप एक या दो से ज्यादा maximum आप 3 thinkers की theory डाल सकते हैं, but please don't overquote thinkers. Finally, प्लीज राइट what is asked and not what you know. सोशियोलॉजी में हमें एक टेंडेंसी होती है कि जो भी पूछा है, अगर if a question is asked on Sanskritization, but it is Sanskritization clubbed with some other topic, you will write about Sanskritization and one page will be filled only with Sanskritization, but it was Sanskritization linked with something else. So please question को अच्छे से पढ़िए और केवल वही लिखिए जो क्वेश्चन में पूछा गया है, बिकॉज ओवर द इयर्स सोशियोलॉजी में उतने मार्क्स नहीं मिल रहे हैं. नाउ द गेम इज नॉट अबाउट जस्ट राइटिंग एंड फिलिंग अप द पेजेस, इट इज अबाउट राइटिंग व्हाट इज आस्क्ड एंड व्हाट इज रेलेवेंट. सो ये एक चीज आप प्लीज ध्यान में रखिए. बाकी प्लीज कीप प्रैक्टिसिंग. जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप किसी भी ऑप्शनल में अच्छा कर पाएंगे. देयर आर पीपल हु आर वर्किंग वेरी हार्ड. लोगों के पास लोग ओवर द इयर्स इतने अटेम्प्ट्स दे चुके होते हैं दैट पीपल आर वेरी कंफर्टेबल, फेयरली कंफर्टेबल विद देयर ऑप्शनल. तो अगर आप यू आर समवन हु इज जस्ट स्टार्टिंग आउट तो आपका ज्यादा कंपटीशन है. एंड इफ यू आर समवन हु इज सो कॉल्ड अ वेटरन, जिसने काफी अटेम्प्ट्स दिए हैं और कहीं ना कहीं उनका सोशियोलॉजी में या किसी ऑप्शनल में नहीं हो पा रहा है, सो आप प्लीज फीडबैक लीजिए. बी ओपन टू फीडबैक. देयर कैन नेवर बी अ बेस्ट आंसर. आपको लगेगा कि आपका सोशियोलॉजी बहुत अच्छा है, आप बहुत अच्छे आंसर्स लिख रहे हो, फिर भी आपका क्यों नहीं हो रहा है. बट ओवर द इयर्स जो कोचिंग या फिर जो मेंटर्स हैं वो एनालाइज कर रहे हैं पेपर्स को, वो अलग अलग आंसर्स देख रहे हैं, वो अलग अलग टॉपर्स की कॉपीज चेक कर रहे हैं. So they will know what works and what fetches marks. So please be open to feedback, but at the same time don't underestimate yourself. उनका तो काम है आपके आंसर्स को critically examine और evaluate करना. But you should know कि अगर आप में इतनी capability है that you have cleared prelims and you're getting a chance to write mains, you are good enough and you will clear mains if you have faith in your capability. So keep working hard, keep practicing, and I wish all the best to everyone. This was about my strategy for sociology. In case anyone has more doubts, आप please DKT को mail कर सकते हैं and they'll get in touch with me and I'll try to resolve the queries whatever is possible. Thank you so much and all the best.